हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के उन विशेष पहलुओं या उन अनछुई कहानियों को जान रहे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछली सीरीज के तहत में हमने आपको बौद्ध धर्म के साथ साथ ही भारत के एकीकरण की बात बताई थी। उसी क्रम में आज जानेंगे सिक्किम के बारे में। ये सारे लेक्चर जीआईसी लेक्चरर टीजीटी, पीजीटी, सिविल सर्विसेज व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम एक छोटा सा पूर्वोत्तर भारत का एक क्षेत्र कैसे भारत का हिस्सा बना। ठीक, कैसे भारत का हिस्सा बना, क्या कंडीशंस रही 1974 और 75 की कि जिसके आधार पर पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया, बाद में पूर्ण राज्य का इसे दर्जा प्रदान किया गया। क्यों 1947 में आजाद होने के साथ ही, भारत के आजाद होने के साथ ही, ब्रिटिशों के यहां से जाने के साथ ही यह पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं बना। ठीक है, तो बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम रणनीतिक रूप से भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र। ठीक है, एक तरफ नेपाल, चीन और भूटान, 3 अंतरराष्ट्रीय देशों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा, सिक्किम की बात करते हैं। पिछले सालों में अभी चुम्बी घाटी के क्षेत्र की तरफ डोकलाम घाटी एक विवादित केंद्र भी रहा, जो इन क्षेत्रों में पड़ता है, जो कि चीन, भारत और भूटान के बीच विवाद का केंद्र भी बने थे। ठीक, तो बात करते हैं उस सिक्किम की। सिक्किम की स्पष्ट जानकारी कब से मिलती है इसके बारे में तो ज्यादा उल्लेख नहीं, परंतु 8वीं सदी में जब यहां पर पद्म संभव बौद्ध गुरु कौन पहुंचे थे। ठीक है, 8वीं सदी में, ठीक, यहां पर जब बौद्ध गुरु, बौद्ध भिक्षु पद्म संभव पहुंचे, तब से सिक्किम के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिक्किम जो कि बौद्ध क्षेत्र का एक प्रमुख गढ़ के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो पद्म संभव के आने के साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ और इस क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है। परंतु यहाँ पर शासकों का वास्तविक क्रम जो शुरू होता है वो 17वीं शताब्दी में 1642 से। कब से? 1642 में, जब लेह के शासकों के 5वीं पीढ़ी के नामग्याल शासकों में से, ठीक है, लेह के नामग्याल शासकों के 5वीं पीढ़ी के चोग्याल यहां पर शासन करने आए। कौन आए? ठीक है, चोग्याल। ठीक है, यहाँ के राजा को क्या कहा जा रहा था? चोग्याल कहा जा रहा था। यहां पर उन्होंने शासन व्यवस्था को शुरू किया, जो एक बौद्ध क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। शासन व्यवस्था आगे बढ़ती रही। ठीक, लगातार यह देश, यह यूं कहे सिक्किम जो अभी देश है, यह देश आजाद रहा। बीच के समयों में 18वीं सदी में यहां पर नेपाली गोरखाओं ने आक्रमण किया और लगभग 40 सालों तक, ठीक है, 18वीं सदी में लगभग 40 सालों तक यहां पर गोरखाओं ने अपना अधिकार जमा लिया। किसने? नेपाली गोरखाओं ने। गोरखा यहां पे अधिकार जमा ली, धीरे धीरे संख्या भी बढ़ रही थी। ऐसे में सिक्किम के लोग, जो सिक्किम के चोग्याल शासक है, वो परेशान होने लगे। 18वीं सदी का समय है, तो मतलब भारत में ब्रिटेन का प्रभाव पूरी तरह से हो चुका है। कंपनी पूरी तरह शासन कर रही है। कंपनी शासन कर रही थी। कंपनी की नजर थी दार्जिलिंग पे, लेकिन वो कैसे सीधे हस्तक्षेप करे, तो उसे चाहिए था एक मौका। अब मौका मिला भी। मौका कैसे मिला? जब ये गोरखा क्षेत्र के लोग यानी नेपाली लोग सिक्किम में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, तो ऐसे में सिक्किम के राजा साहब ने अंग्रेजों से एक संधि की, जो कि कहलाती है तितालिया की संधि। हालांकि इसके पहले 1814-15 के समय में सुगौली की संधि से अंग्रेजों ने नेपालों को पराजित कर दिया था, गोरखाओं को पराजित कर दिया था। ठीक है, सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी, गोरखाओं के बीच। तो इसके बाद 1817 में हुई। ठीक, कब? 1817 में अंग्रेज व सिक्किम के चोग्याल के बीच एक संधि हुई, जिसे क्या कहा जाता है? तितालिया की संधि। तितालिया की संधि। अब तितालिया की संधि अंग्रेजों को मौका प्रदान किया, ठीक है, जिसके द्वारा सिक्किम के शासकों ने अंग्रेजों से कहा कि यदि आप जो है हमारे यहां से नेपालियों को भगा दे, तो हम आपसे संधि करने को तैयार। अंग्रेज मान गए। अंग्रेजों को मौका चाहिए था। हमने कहा कि उन्हें क्या पसंद आ गया था? दार्जिलिंग, जो कि चाय का एक प्रमुख क्षेत्र था। आपको पता ही है कि भारत में चाय का व्यापार सबसे उन्नत अवस्था में इन्होंने पहुंचाया था अंग्रेजों ने। चाय उनके लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु थी।
तो ऐसे में उन्हें दार्जिलिंग चाहिए, दार्जिलिंग जो कि चाय के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके लिए नेपालियों को तो यहाँ से भगा देंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, दार्जिलिंग। राजा साहब कहे ठीक है, दार्जिलिंग ही बस चाहिए ना, चलिए हम दे देते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हाँ वो किराए पे देंगे। उन्होंने क्या कहा, हम आपको किराए पे देंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा ठीक है। अंग्रेजों को तो आपको पता ही है, पहले वो लालच देते, बाद में क्या करते, अपने वादे से मुकर जाते हैं। यही इनके साथ भी होने वाला, देखते हैं। अब इस संधि ने अंग्रेजों को दिलवा दिया क्या, दार्जिलिंग। 6,000 रुपया वार्षिक, 6,000 रुपया वार्षिक कर पर, ठीक है, क्या दिलवा दिया, किराए पर दार्जिलिंग मिल गया। दार्जिलिंग मिल गया, अंग्रेज यहाँ व्यापार करने लगे। बाद में अंग्रेज जो है अपने वादे से मुकर गए और ये 6,000 रुपया भी देना क्या कर दिए, बंद कर दिए। राजा साहब हो गए परेशान। राजा साहब परेशान हो गए तो ऐसे में 2 बार 1850 में और 1862 में 2 बार सिक्किम और 1850 और 1862 में सिक्किम के शासक चोग्यालों के बीच व अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध भी हुआ। अब आपको तो पता है सिक्किम एक छोटा सा क्षेत्र अंग्रेजों के सामने कहाँ टिक पाता। ऐसे में सिक्किम की स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। हालांकि अंग्रेजों ने एक चीज किया कि सिक्किम पर पूरा कब्जा नहीं किया। उन्होंने 1890 से 1950 तक के लिए खुद को उनका प्रोटेक्टर बना दिया, यानी कि सिक्किम अब अंग्रेजों का संरक्षित राज्य बन गया। ठीक है, कब से कब तक के लिए, 1890 से 1950 तक। ये स्थिति कब, 1860 सालों के लिए, ठीक है, सिक्किम क्या बन गया, अंग्रेजों का संरक्षित राज्य बन गया। सिक्किम अंग्रेजों का एक संरक्षित राज्य बन गया। ठीक है, स्थिति यही बनी रही। चोग्याल वहां पर शासन कर रहे थे और बाहरी शासन यानी कि रक्षा, विदेश और दूरसंचार कौन देख रहा था, अंग्रेज देख रहे थे। 60 सालों तक स्थिति बनी रही। 47 में अंग्रेज भारत से चले गए। अंग्रेज भारत से चले गए और अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया सारा कार्य किसके जिम्मे आ गया, कांग्रेस यानी भारत सरकार की। किसके क्षेत्र में आ गया, भारत सरकार के क्षेत्र में आ गया। तो ऐसे में 1950 में यहाँ पे चोग्याल वंश के शासक थे यहाँ पर, ठीक है, तासी। ठीक है, तासी चोग्याल में लिखते रहा हूं। ठीक है, तासी चोग्याल यहाँ के सिक्किम के राजा थे। सिक्किम के राजा ने 1950 में भारत से समझौता किया कि जो स्थिति हम पहले ब्रिटेन वालों को दे रहे थे, चूंकि अब ब्रिटेन की जगह पे कांग्रेस आ गई यानी भारत सरकार आ गई है, तो वही स्थिति हम आपको भी प्रदान करेंगे। नेहरू जी मान गए। नेहरू जी इससे मतलब नहीं रखते थे कि हमें पूर्ण अधिकार चाहिए। उनका मतलब था कि बस ये कहे जाए कि भारत का हिस्सा है और जो कि संरक्षित राज्य मान लिया। ठीक है, एक देश जो कि भारत के अंदर ही है, एक देश जो कि भारत के अंदर ही है, ठीक, वो देश सिक्किम था। ठीक है, तो नेहरू और चोग्यालों के बीच एक संधि हो गई कि ऐसी स्थिति आगे तक बनी रहेगी और स्थिति बनी भी रहेगी 1974-75 तक। ये स्थिति 75 तक बनी भी रहेगी, लेकिन क्या हो रहा है देखिए। अब ये तासी और नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, वैसे तो हर राजा से एक व्यक्ति की अगर दुश्मनी थी तो वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो लोकतंत्र के समर्थक थे और राजाओं में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती है। हालांकि तासी अच्छे दोस्त थे, तो नेहरू के कहने पर उन्होंने नेपाली कांग्रेस की मांग को सुनते हुए विधानसभा चुनाव भी करवा लिया। ठीक है, क्या करवा लिया, विधानसभा चुनाव भी करवा लिया। अब इस विधानसभा चुनाव में, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए काजी, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए काजी लेंडुप दोरजी, प्रथम सीएम। ठीक है, काजी लेंडुप दोरजी, ये चुन लिए गए क्या, प्रथम सीएम। यानी कि एक राजतंत्र जिसके अंदर क्या हो रहा था, विधानसभा चुनाव, यानी कि लोकतंत्र, राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र की बात हो रही थी। जैसे आज ब्रिटेन है, वही स्थिति कहां हो रही थी, ठीक है, सिक्किम में हो रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या ये रही कि विधानसभा को उतनी ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं थी जितनी की मिलनी चाहिए, जितना कि अन्य किसी भारतीय राज्य को मिल रही थी। यानी कि अभी भी सर्वे सर्वा या प्रभावी कौन था, अभी भी प्रभावी थे कौन, जो कि सिक्किम के राजा साहब थे। कौन थे, सिक्किम के राजा साहब अभी भी क्या थे, ज्यादा प्रभावी थे, यानी सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में। और दूसरी समस्या ये हो गई, ये तासी साहब जहां भी दौरा कर रहे थे दुनिया भर में, हर जगह है अपने को, यानी कि सिक्किम को एक स्वतंत्र देश की तरह पेश करते थे। इसे समस्या होनी चाहिए थी नेहरू जी को, जैसा कि उन्हें हर जगह हो रहा था। लेकिन चूंकि तासी उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी,
तो इस वजह से वो इनका ज़्यादा विरोध भी नहीं कर, ठीक है जो भी है हमारा संरक्षित राज्य ही है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा था। 1963 में ताशी मर गए। ठीक, 1963 में ताशी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ताशी की मृत्यु हो गई। ठीक है, और 1964 में आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि जो पहले वाली स्थिति थी अब वो स्थिति बनी नहीं रहने वाली थी। अब यहाँ का नए शासक बने पाल्डेन थोंडुप। ठीक है, नए राजा। ठीक है, नए राजा कौन बन गए, पाल्डेन थोंडुप चोग्याल। ये बने नए राजा, राजा साहब बन गए पाल्डेन थोंडुप चोग्याल। ठीक, राजा बनने से कोई समस्या नहीं थी, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी भी चोग्याल ही बन चुके थे नए राजा। इनकी शादी भी पहले हो चुकी थी, लेकिन एक बार दौरे पे गए, सुनने में आता है अमेरिका गए थे और वहां पर होप क्रूक नामक एक व्यक्ति, एक महिला से इन्हें क्या हो गया, प्यार हो गया। किससे, होप क्रूक से। एक 1967 में इन्होंने क्या कर लिया, इनसे शादी भी कर लिया। होप क्रूक से क्या कर लिया, ठीक है, 1963 में क्या कर लिया, विवाह भी कर लिया। 63 में विवाह कर लिया। अभी होप क्रूक मैगजीन लिखती थी और बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला थी। अब ये भारत सिक्किम में जब आई तो इन्होंने कहा कि हमारी जो संधि पहले से चल रही थी वो ब्रिटिशर्स के साथ, या ब्रिटिश चले गए, अतः हम उस संधि को मानने को तैयार नहीं। समस्या यही आने लगी। ठीक है, समस्या ये आ रही, इन्होंने क्या कहा कि जो संधि हमारी हुई थी वो तो अंग्रेजों के साथ थी, अंग्रेज चले गए तो हमारी संधि भी समाप्त, अतः हम भारत के संरक्षित राज्य नहीं है, भारत के संरक्षित राज्य नहीं है। अब समस्या यहीं से शुरू होने लगी। समस्या शुरू हुई, सिक्किम में विद्रोह भी हो रहे थे लगातार। नेपाली कांग्रेस तो था ही विद्रोह करने के लिए। ठीक है, और एक और समस्या ये थी कि नेपाल में, ठीक है, सॉरी, सिक्किम में नेपालियों की संख्या, गोरखाओं की संख्या वहां के मूल निवासी लेप्चा और भूटियाओं से ज्यादा थी। ठीक है, यानी कि जनता में, यानी कि आबादी किसकी ज्यादा थी, गोरखाओं की। आबादी किसकी ज्यादा थी, गोरखा लोगों की, यानी कि नेपालियों की। किसकी, नेपालियों की। ठीक है, जबकि शासन में कौन था, शासन में कौन था, लेप्चा, और या तो लेप्चा या तो भूटिया जनजाति के लोग, जो कि आबादी बहुत कम थी। ठीक, तो ये गोरखा और नेपाली लोग अपनी मांग को बढ़ाने के लिए लगातार विद्रोह प्रदर्शन शुरू कर दिए। कहा यह भी जाता है कि इन विद्रोहों को बढ़ाने में 67 बैच के IAS ऑफिसर अजीत डोभाल का भी क्या रहा, प्रमुख योगदान रहा, जो कि उस समय नए नियुक्त हुए थे। अजीत डोभाल वर्तमान समय में NSA भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन, ठीक है, एक अजीत डोभाल, उनका भी क्या रहा, एक प्रमुख योगदान रहा। और उन्हें ही भारत का एजेंट वहां नियुक्त, जैसे आज राजदूत होते हैं ना, अंग्रेज अपने एजेंट नियुक्त करते थे, ठीक है, वैसे ही भारत ने अपना एजेंट बनाया हुआ था। ठीक है, कि आप जाइए और वहां की स्थिति को क्या करिए, संभालिए। ठीक, ये सब कुछ चल रहा था। अब इधर जो होप क्रूक थी उस पर आरोप ये भी लगता था कि वो CIA की एजेंट है, जो भारत में आंतरिक गड़बड़ी करने के लिए, यानी सिक्किम को भारत से अलग करने के लिए भेजी गई है, कि उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था। तो बार बार वो इसी बात पे जोर दे रही थी कि सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य नहीं, एक स्वतंत्र देश है। क्या है, एक स्वतंत्र देश है, वो जहां चाहे वो जैसा व्यवहार कर सकता है। यानी कि रक्षा विदेश और दूरसंचार में भी वो नहीं मान रही थी, क्योंकि भारत के पास इतना ही था। ऐसे में चल रहा था। अब इधर चीन अपनी साम्यवादी ताकतों से अपने आप को लगातार बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और असम में भी साम्यवादी ताकतें बढ़ रही थी। अब साम्यवादी ताकत देखिए इधर भी और उधर भी, ऐसे में चीन में साम्यवादी ताकतों ने प्रभाव बढ़ाया, जिसका परिणाम क्या रहा, तिब्बत पर चीन का कब्जा हो चुका था 1950 में। अब चीन धीरे धीरे इधर बढ़ रहा था, और इसी समय पश्चिम बंगाल और असम में भी साम्यवादी ताकतें बढ़ रही थी, कम्युनिज्म बढ़ रहा था। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ साम्यवादी ताकतें ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। तो संकट किस पर बढ़ रहा है, सिक्किम पर बढ़ रहा है। संकट किस पर बढ़ने लगा, सिक्किम पर संकट बढ़ने लगा। और जो संकट बढ़ रहा था, इसी समय एक घटना हो गई 1967 की चोला की घटना। ठीक है, चोला पास पड़ता है, ठीक है, चोला दर्रा है, वहां की घटना। चोला दर्रा के पास चोला की घटना के दौरान, ठीक है, ये जो चीनी सैनिक थे सिक्किम में घुसने का प्रयास करने लगे, लेकिन भारतीय सैनिक भी कहां कम है किसी से। 62 में उन्होंने तो कर लिया था, लेकिन इस बार 67 में भारतीय सैनिक एकदम पूरी तरह मुस्तैद थे, और 10 दिन तक उन्हें पीछे खदेड़ा। ठीक है,
अब इस घटना से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मन में संशय आ गया कि चीन मानने वाला है नहीं, और ऐसे में यदि मैं सिक्किम को स्वतंत्र छोड़ देती हूं तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा और सिक्किम पर भी चीन का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तब समय है कि अब सिक्किम पर ऐसा दबाव बनाएं कि उसे भारत में शामिल होना स्वीकार करना पड़े। कुछ कहा जाता है कि भारत की आईबी और राज्य जैसी संस्थाओं ने सिक्किम में इतना विद्रोह बढ़वा दिया, हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। राजा साहब हो गए परेशान, राजा साहब परेशान हो गए। अंततः ठीक है 1973 में उन्होंने जो है भारत से एक संधि की। भारत से संधि क्या की कि जल्द ही आप अपनी सैन्य ताकतों को हमारे यहाँ सैन्य मदद हमारी करिए। ठीक है 8 मई 1973 को वह एग्रीमेंट हो गया। कब? 8 मई 1973 को संधि हुई। किसके बीच? भारत सरकार और चोग्याल के बीच, चोग्याल और भारत के बीच। ठीक, अब इन्होंने कहा कि ठीक है हम भारत में शामिल होना क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसका परिणाम क्या रहा? 35वां संविधान संशोधन 1974 में पहले इन्हें सह राज्य का दर्जा मिला और 1975 में 36वां संविधान संशोधन से इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो देखा एक कैसी सोच से भारत जो है ठीक एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से तब से आज तक अपना महत्व बनाए है, सिक्किम को भारत में क्या किया, मिला लिया। इसमें अगर श्रेय जाना चाहिए तो इंदिरा गांधी का एक प्रमुख भूमिका रही, जिससे कि उन्होंने चोग्याल वंश के सिक्किम शासन को क्या किया, समाप्त करके भारत सरकार की सत्ता वहां पर पूर्ण रूप से क्या की, स्थापित की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सिक्किम का भारत में विलय जाना। जल्द ही मैं इसी प्रकार आपको बताऊंगा क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू गोवा को भारत में नहीं मिलाना चाहते थे। ठीक है, क्या ऐसा हुआ कि 47 में भारत आजाद हुआ और 14 साल लग गए गोवा को भारत में मिलने की। इसकी कहानी को लेकर अगली कड़ी में फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।